Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। So my dear students, आज हम solutions के lecture 6 पर आ गए हैं। देख रहे हो कितना लंबा रास्ता हमने कवर कर लिया है। यस, तो बेटा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी solutions चैप्टर में। इनफैक्ट आपको solutions से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता लगी होगी जो डे टू डे आपके सामने हो रहा है। अब आप उसके पीछे की साइंस को जानते हैं, राइट? यस, तो ऐसी ही कुछ साइंस मैम आज फिर से आपको डिस्कस करवाएंगी। यानी कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर का इंटरवल आया है, राइट? यस, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। टेंशन मत लेना। अब तुम्हें लगेगा मैम अभी तक क्या जितने 4 सेशंस हुए हैं उतने ही और लेक्चर्स होंगे। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी। मेरा कहने का मतलब था कि हम कहीं पर बीच में हैं। ओके, सिर्फ 2-3 लेक्चर्स ही और रह गए हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला हुआ था कि मैम आप होमवर्क क्वेश्चंस के ना सॉल्यूशंस दे दिया करिए, है ना? हाँ, तो बेटा मैं आपको सॉल्यूशंस ऑन द स्पॉट इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं ऑल ऑफ अ सडन जब आपको क्वेश्चंस कराती हूँ तो मुझे उनके आंसर्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने बस क्वेश्चन देखा एंड या फिर मैं उसी टाइम पे क्वेश्चन बना देती हूँ और मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। तो होमवर्क क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उसके जैसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको जरूर कराया होगा और उसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है। तो जब स्टेप सारे सेम हैं तो आपको सिर्फ उसको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में ना आपस में हेल्दी डिस्कशंस करना शुरू करो। हर चीज आपको नोटबुक में या फिर ऐसे मिलती नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन किया करो, देखा करो कमेंट्स में अगर किसी ने आंसर लिखा है या फिर ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों ने जिन्होंने आंसर लिखा होता है आपका मैच हो रहा है, यू हैव डन द राइट आंसर, यू हैव गिवन द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है अगर सॉल्व करवाने लगी तो हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने डिट्टो वैसा क्वेश्चन पक्का आपको क्लास में कराया है, इसीलिए मैं आपको आगे होमवर्क दे रही हूं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये है बेटा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। दैट इज व्हाट आवर मोटिव इज। यही तो मोटिव था। शुरू में क्या बोला था मैम ने कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन बेटा। तो बट मैं देख रही हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे अपने होमवर्क क्वेश्चंस भी करते हैं और अपने प्रैक्टिस शीट भी कर रहे हैं, तो वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मैम को प्राउड फील कराते रहो और अब हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैम ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलीगेटिव मैम कोलगेट से रिलेटेड सा लग रहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे हर चीज इंग्लिश के वर्ड से मत मैच किया करो। ओके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? ठीक है, चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंडर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जो उनके जैसी होती है, मतलब कॉलीगेटिव की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। तो वो कौन सी टाइप है वो मैं आपको लिखवाऊंगी और फिर हम एक एक करके हर एक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, तो आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे सफर पर। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैम व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? तो बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वेपर प्रेशर होता है, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करें, कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी अमाउंट पे डिपेंड करे, जो उसके नेचर पे ना डिपेंड करे कि वो कैसा नेचर है उसका, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो उसके ऊपर ना डिपेंड कर रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज पर कि उसकी अमाउंट कितनी है। वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की एक डेफिनेशन हमें समझ आई। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स on the amount of substance
and not on the nature of substance. ठीक है, अब मैम ऐसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज या फिर फ्यूचर इसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम मेजरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो 4 मेजर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो मैम आपके पास में लिख देती हैं कि आज हम कौन सी मतलब इसके अंडर हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं हर एक को एक अंडर डिस्कस करूंगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम ये पढ़ने वाले हैं, मैं समझाऊंगी, हर एक चीज समझाऊंगी, डोंट वरी। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, वो भी समझाऊंगी कैसे आता है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हम सारी प्रॉपर्टीज इसके अंडर पढ़ने वाले हैं। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने यूज किया है। ठीक है, यस, चलो इतना क्लियर हुआ। अब मैम ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हम ये यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बेटा जब वो अमाउंट पे डिपेंड करती है तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब उनके मासेस तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके आप उनके मोलर मासेस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा जब मैम आपको क्लियर कराएंगी। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पे, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और हम जो मेजरली प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो 4 हैं और वो चारों आपके सामने यहां पर लिख दी गई हैं। अब एक चीज जो आपको नोट बनाकर लिखनी है वो आप यहां पर नोट बनाकर लिख लीजिए। वो नोट क्या है? दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ना, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्चुअली आपको क्या बताता है? मोल्स के टर्म्स में बात करता है। जब भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए अमाउंट यानी कि मोल्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो डिनोट करता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस को, मेजरली। ठीक है, मेजरली वो ये डिनोट करता है। आई होप यहां तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझनी है। ओके मैम, अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जो भी आपने छोटी मोटी चीज बताई हमें समझ आ गई। ठीक है, अब बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आई थिंक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है हमारे पास में, यस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहली प्रॉपर्टी दैट इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैम ने बोला कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बट मैम ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा, तो अब आप इस चीज को समझो। ठीक है, वेपर प्रेशर एक टर्म आ रहा है, तो आप सभी को पता है कि अगर आपके पास में एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, मान लो प्योर सॉल्वेंट, ठीक है,
ठीक है, ओके। तो इसके अंदर आपको इमेजिन करना है कि आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट है, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ओके मैम, तो अब मैं आपको क्या बोल रही हूं कि अगर आप इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो आप कहोगे कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0 है और इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही बोलोगे? हाँ, कोई इशू नहीं है, यहां तक ऐसे लिख दो, यहां पे प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब बेटा इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे हम बेटा सेम चीज डिस्कस कर रही हूं जो मैं पहले आपके साथ कर चुकी हूं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैम ने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल, ऐसे लिख लो, मैम ने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो अगर आप इसी कंटेनर के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, देखो। अब ये जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है बेटा, ये आपका इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स तो हो रहा है, यानी कि सॉल्युबल तो है मैम, मिक्स तो हो रहा है, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, जीरो है। नॉन वोलेटाइल आई होप सभी को याद है जिसका वेपर प्रेशर जीरो होता है ना। तो मैम जो ये सोल्यूशन है उसके अंदर आपने मान लो नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, तो ये रहा नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ये इसके अंदर सॉल्युबल है, हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ। तो अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि इस सॉल्यूशन का, अब ये आपका सॉल्यूशन है, यस मैम। अब अगर मैम आपसे पूछे कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आप P से डिनोट करोगे, है ना। और मैम PS कर दो, ज्यादा अच्छा है अगर आप PS कर दोगे। तो PS क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन। अब बेटा पहला आपका प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर था P0, और जब आपने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो आपका वेपर प्रेशर हो गया PS। ठीक है, हाँ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट था, जब आपने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर PS हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि P0 और PS में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि मैम यहां पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के, जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके पार्टिकल्स ने सरफेस पे कुछ कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली। हाँ, तो बेटा अगर उसने कुछ कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि वो कम सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने देगा, और इस वजह से मैम एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पे अगर आप बात कर रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन से। ये बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल। तो आप बोलोगे मैम P0 जो है वो ज्यादा होगा देन PS। ठीक है, ओके। तो यानी कि आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या आप एक वर्ड यूज कर सकते हो कि यहां पे कुछ प्रेशर था और फिर कुछ प्रेशर कम हो गया, यानी कि यहां पर क्या हुआ, लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर की। इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ, लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर की। तो क्या मैं डेल्टा P, जिसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा P क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P होगा मैम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा VP का मतलब वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे मैम डेल्टा P जो होगा वो ये होगा, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, लोअर हुआ है यानी कि पहले ज्यादा था फिर कम हुआ है, तो पहले ज्यादा वाली वैल्यू आएगी यानी कि P0। और मैम इसमें से हम P ऑफ सोल्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको एक चीज मिल गई यहां पर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है,
तो इसको मैम यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। अब अगर मैं राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके आपसे पूछूं कि PS जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यूजिंग राउल्ट्स लॉ सेकंड केस, कौन सा? सेकंड केस, जब आप वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हो सोल्यूशन का और आपके पास में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, तो जो सोल्यूशन, जो आपका प्रेशर होता है P ऑफ सोल्यूशन, वो किसके इक्वल आ जाता है? किसके इक्वल आ जाता है? दो सोल्यूट, आपके पास में दो कंपोनेंट्स से, दोनों की मोल फ्रैक्शंस के इक्वल। अब आपको पता है कि जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, उसका तो वेपर है ही नहीं, तो यानी कि मैम हमें पता है वो जो सेकंड केस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके हिसाब से जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। हाँ या नहीं? जो आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा, है ना? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये हमने राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस यूज किया है बेटा, जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। यस मैम, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको पता है कि PS इसके बराबर है और आपके पास में ये इक्वेशन भी है, तो क्या मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल सकती हूं? क्या मैं उसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल सकती हूं? बिल्कुल। तो सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखेंगे पुटिंग 2 in 1। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा P is equal to P0 minus PS is equal to P0 into mole fraction of solvent। तो मैम ये आ जाएगा P0 into mole fraction of solvent। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक हमें समझ आ गया। अब बेटा डेल्टा P था आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 क्या था? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन X ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो X ऑफ S जो है वो यहां पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पूरा ही लिख देती हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और X ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा फिर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और हमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज पता है वो ये है कि ये एक बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, यानी कि मैम जो मोल फ्रैक्शन होगी सल्यूट की प्लस जो मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्वेंट की, उन दोनों का सम इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब देखो बेटा, अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप डेल्टा P इज इक्वल टू करो, क्या करोगे? P0 को कॉमन में ले लो। अगर आप P0 को कॉमन में ले लोगे तो आपके पास में बच जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं इसको आगे वाली जगह पे लिख रही हूं। एक तो समझ नहीं आता है कि कैसे आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये मैंने अलग कर दिया। अब इसके आगे मैम नेक्स्ट पेज पे लिख रही हैं। ठीक है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P, अरे यार क्या मैम क्या करते हो आप? ठीक है, तो बेटा डेल्टा P इज इक्वल टू P0 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। कौन सी इक्वेशन यूज की? इसको बोलो थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग थर्ड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर 1 के बराबर है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास में एक अमेजिंग सी चीज आ गई कि मैम जो मेरा डेल्टा P है वो किसके बराबर है? P0, जहां पे P0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और ये कौन सा सल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। तो बेटा यहां से ना आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिराइव की है, अब आपको समझ आएगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखना, यहां पर आई नो दैट डेल्टा P क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज बोल सकते हो कि जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट को डालोगे उतना ज्यादा लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर के अंदर। अब ये आप खुद से सोच भी सकते हो जो आपने डिराइव किया है। कैसे? जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दोगे सरफेस के ऊपर उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नॉन वोलेटाइल सल्यूट के आने की। तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला उतना ज्यादा सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा और उतना ही कम वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट बना पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो वो चीज आप अपने पास यहां पे लिख सकते हैं, दैट लोवरिंग ऑफ vapor pressure is directly proportional to non-volatile solute, to mole fraction of non-volatile solute। ठीक है? Directly proportional to mole fraction of नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब चलो मैम इतना समझ आ गया कि जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालेंगे उसकी उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी और उतना ही ज्यादा लोवरिंग होगा वेपर प्रेशर के अंदर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बेटा मैं आपको बताती हूं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है वो गैस हो लिक्विड हो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो नॉन वोलेटाइल है। उसकी जितनी अमाउंट बढ़ा दोगे आप, जितनी ज्यादा उसकी आप अमाउंट बढ़ा दोगे उतना ज्यादा लोवरिंग होगा वेपर प्रेशर में। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोल सकते हैं वो ये है दैट लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसे आप डेल्टा पी से डिनोट करते हो इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ठीक है, तो सल्यूट की रिस्पेक्ट में आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आ गया, कैसे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो समझ आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसके बाद में इसी को थोड़ा सा और ओपन करके लिखेंगे, एक्सप्रेशन देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो अब मैम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ओपन करके लिखेंगे दैट डेल्टा पी जो होता है वो होता है पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो यानी कि मैम डेल्टा पी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को कैसे लिखते थे? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे भी आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर बेटा बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, नोट बना के लिख सकते हो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर आपका सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो बेटा अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो मैम ने क्या कहा था, डाइल्यूट होता क्या है? डाइल्यूट का मतलब होता है मैम सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा है और सोल्यूट थोड़ा सा है। सॉल्वेंट जब बहुत ज्यादा होता है तो डाइल्यूशन होता है, यानी कि मैम हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे देन मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो
बेटा ऐसा केस जब आ जाता है तो इस केस में आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, इस पॉइंट पे आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो एज डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन, अब बेटा क्योंकि सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा हैं तो हम सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में सल्यूट के मोल्स को नीचे नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं और हम कह देते हैं दैट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन दिया है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में ज्यादातर सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है, कोई इशू नहीं है यहां तक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, ठीक है। अब आपको डेल्टा P को ओपन करके लिखना हो, अगर डेल्टा P को ओपन करके लिखना हो तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बस यहां पे लिख लो, हमें पता है दैट डेल्टा P जो होता है, हमें पता है दैट डेल्टा P जो है दैट इज इक्वल टू P नॉट माइनस P ऑफ सोल्यूशन। बस कई बार इस P नॉट की जगह पे ये एक्सप्रेशन भी आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, यहां तक क्लियर है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो मैम साइड हो जाएंगी, वीडियो को पॉज कर लो और इस सारी चीज को लिख लो, समझ लो। हमने बस क्या किया, हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आता है, जो इनिशियल था उसमें से सोल्यूशन का सबट्रैक्ट कर दो, लोवरिंग आ जाएगा, हमने वो लिखा। राउट्स लॉ से हमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना आता था तो हमने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल दिया, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। जब आपने इसको इसके अंदर पुट किया तो आपने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया और वो एक्सप्रेशन था ये, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्यों, क्योंकि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया, उसके बाद में कुछ नहीं किया, हमें पता है डेल्टा P नॉट माइनस P ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है, आप वो लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स करके लिख सकते हो। तो एक चीज देख रहे हो, जो चीजें पढ़ी हैं सारी की सारी वही चीजें यूज हो रही हैं। इंटरेस्टिंग ना, अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहां से हमने ये फॉर्मूले डिराइव कर लिए। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या करते हो मैम, अभी तो लोवरिंग समझ आया है, अब रिलेटिव कहां से लाएंगे, इसी से ही डिराइव करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, 1 सेकंड में कर लोगे। अब अगला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग करनी है वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझो। चलो, जब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हो तो जो आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाल चुके हो उसको लिख लो पहले, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, है ना, ये होता है। यस मैम, डेल्टा P किसके बराबर होता है, P नॉट माइनस P ऑफ सल्यूट, सोल्यूशन। क्या करते हो मैम, सॉरी, P नॉट माइनस P of solution, vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of the solution. This will be equal to P naught by mole fraction of solute. ठीक है, अब क्या करो, इस P naught को नीचे ले आओ, तो क्या किया, बस P naught minus PS अपॉन P naught कर दिया is equal to mole fraction of solute. ये है आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये है आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो पार्ट है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो डेल्टा P था ये क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इस P नॉट को इसके नीचे ले आओ तो उसको कह देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों में बस इतना सही फर्क है, दोनों में बस इतना ही फर्क है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। इस एक्सप्रेशन को आप एक और तरह से लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख सकते हो, P नॉट माइनस PS
अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कब होगा, यहां पे लिख लो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं मैम, बहुत आसान है। रिलेटिव लोअरिंग कब होता है, जब पी नॉट को नीचे ले आओ और अगर सिर्फ डेल्टा पी का फॉर्मूला निकाल रहे हो तो वो आपका लोअरिंग हो जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, एक ही फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूलाज डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, इश्यू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, इसको समझ लो, इसको लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं पानी पी रही हूं। ओके, लिखो लिखो लिखो। हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैम जब इतनी चीजें समझा दी हैं तो एक सवाल भी करा दीजिए। तो बिल्कुल, आपने बोला और हमने कराया। चलिए एक सवाल करते हैं बेटा, और ये आपका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज। तो आपको बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो प्योर बेंजीन यानी कि मैम आपको पी नॉट वैल्यू जो है वो बेंजीन की गिवन है। क्या है बेंजीन पी नॉट प्योर? 0.850 बार। ये होगा, कोई इशू नहीं। नाउ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग। अब आपको जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, नॉन वोलेटाइल दिया गया है, यानी कि जो आपका नॉन वोलेटाइल सल्यूट है उसका आपको क्या गिवन है? मास गिवन है। ठीक है, और वो मास जो है वो आपको गिवन है कितना? 0.5 ग्राम्स। ठीक है, when added to 39 grams of benzene, तो आपको बेंजीन का मास भी गिवन है कितना? 39 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास आपको बेंजीन का 78 ग्राम्स गिवन है, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन भी आपको गिवन है विच इज 78 ग्राम्स। वैसे होता क्या है फॉर्मूला? C6H6, तो हो सकता था क्वेश्चन में ना दिया हो, आपको खुद से भी ये फॉर्मूला मोलर मास निकालना आना चाहिए था। चलो क्वेश्चन में दिया हुआ था वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज। अब देखो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का दिया हुआ है, यानी कि आपको P ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है कितना? 0.845। आपसे पूछा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास क्या है? ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा एक ना फॉर्मूला होता है, मैं पीछे वाली चीज में इसी के अंदर आपको एक फॉर्मूला लिख के डिराइव करवा सकती हूँ। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू, आपको मोल्स ऑफ सल्यूट बोले हैं, यानी कि गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो। ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS विच इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए हो तो। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो। देखो मैं फिर से वही बोलूंगी, मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है। एज लॉन्ग एज आपको ये चीज पता है तो वो फॉर्मूला तो आपको खुद निकालना आता है। ठीक है, लेकिन बुक्स में ये फॉर्मूला होता है तो चलो आपको दे देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप इस क्वेश्चन को करो, या तो जो मैंने अभी फॉर्मूला कराया उस फॉर्मूला को यूज करके कर लो, या फिर खुद के इंटेलिजेंट दिमाग से खुद कर लो। ठीक है, अब देखो मैम हमसे पूछा है कि मोलर मास सॉलिड सब्सटेंस का क्या है, यानी कि बेटा आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि गिवन मास है मेरे पास में और मेरे को मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूं? दैट मोल्स ऑफ सल्यूट जो होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट।
गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 0.5, मोलर मास मुझे नहीं पता तो मैं इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख देती हूं, ठीक है। उसके बाद में लो, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैम हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है। बेटा आपको बता दिया ना कि एक प्योर सॉल्वेंट था जिसमें आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है और फिर वेपर प्रेशर पूछ रहा है, पक्का आपसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पूछ रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चन को जज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डेल्टा पी जो होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मैम डेल्टा पी जो होता है अपॉन पी नॉट कर दो, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, या तो आप यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो आप इसको डाइल्यूट सोल्यूशन कंसिडर करके यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो नियरली आसपास ही आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एब्सोल्यूट आंसर चाहिए तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लो, और अगर अप्रॉक्स आंसर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखो क्या क्या चीजें आपके पास हैं। इस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो मैम मुझे पता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। आपका सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में गिवन मास भी है बेंजीन का, मोलर मास भी है बेंजीन का, यानी कि आप मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल सकते हो। कहां निकालोगे, यहां निकाल लो। मोल्स ऑफ बेंजीन जो होंगे वो कितने आ जाएंगे मैम, जो भी गिवन मास है 39 उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से 78 से। तो अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए मैम, मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मेरे पास मोल्स ऑफ बेंजीन है, मेरे पास पी नॉट वैल्यू भी है और मेरे पास पी एस वैल्यू भी है। तो बस सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो जो जो चीजें दी है उसको लिखना सीख जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। पी नॉट इज 0.850, तो 0.850। पी एस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.845, तो 0.845 अपॉन पी नॉट 0.850 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 अपॉन मोलर मास, 0.5 अपॉन मोलर मास। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं 39 अपॉन 78, जो आपका बेंजीन सॉल्वेंट है, तो 39 अपॉन 78। अब देखो पूरी इक्वेशन को देख के देख लो, सिर्फ एक फैक्टर है जो आपके पास नहीं है, विच इज मोलर मास। तो क्या फॉर्मूला पुट करके क्या हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आप मुझे यहां पर कैलकुलेट करके मोलर मास कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैम ये भी सॉल्व करके आंसर बताओ, कुछ काम तो आप भी करो यार, है ना। हाँ, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अगेन होमवर्क, इजी है ना। यस, तो बेटा इसको आप अब सॉल्व करोगे और मैम को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मोलर मास कितना आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वेपर प्रेशर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कोई इशू नहीं है, यहां तक कर लेंगे। अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख लो, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो चीजें दी हुई थी वो सब लिखी। उसके बाद में पी नॉट प्योर बेंजीन बोला गया था, तो यानी कि सॉल्वेंट बेंजीन है मेरा, और उसका प्योर वेपर प्रेशर मुझे दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी दिया हुआ था, उसका मास दिया हुआ था, मैंने उसके मोल्स निकाल लिए। मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना था। बेंजीन का गिवन मास था मेरे पास में, मोलर मास भी था, मैंने उसके भी मोल्स निकाल लिए। वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा और आंसर निकाल दिया। और इस तरह से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड आई नो बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ गया होगा कि बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने की थी। तो 5 मिनट का ब्रेक लो, वीडियो को पॉज करो, सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी वानी पियो और फिर से आओ, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट रेस्ट कर लो। ये आप लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं अगला हमारे पास में क्या टॉपिक है, आज कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया कि लोवरिंग होता है वेपर प्रेशर में, वैसे ही अब आपको ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये वर्ड सुनते ही समझ आ जानी चाहिए वो है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि मैम पहले प्योर सॉल्वेंट का हम कुछ बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या बोला है एलिवेशन, एलिवेशन हुआ यानी कि पहले कुछ था फिर उससे ज्यादा हो गया, तो एलिवेशन ही होगा। चलिए अब समझते हैं कि क्यों होगा। ठीक है, इसका आंसर मैम नहीं देंगी, आप हमें देंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, अगेन बेटा वही चीज समझनी है आपको, वही आपके पास में एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो कंटेनर बना देती हूँ। अच्छा एक चीज कंटेनर बना देती हूँ पहले, फिर समझाती हूँ। ये रहा आपके पास में एक कंटेनर। बेटा ये जो सोल्यूशन में यहाँ पे मैम ने आपको कंटेनर बनवाया था वो फिर से अगेन किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैं गलती से इसको क्लोज्ड बनाना भूल गई थी। ये क्लोज्ड कंटेनर होगा, क्लोज्ड होगा तभी तो वेपर प्रेशर मेजर कर पाओगे ना, तो इसलिए क्लोज्ड होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना था। परफेक्ट, चलो अब बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, अब आपके पास में फिर से ऐसा ही एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, पहले मैम हमारे पास में एक सॉल्वेंट था जो हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, तो ये आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का मैम हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है। एंड लेट अस से इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट है वो TB है, तो TB के लिए क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या किया, इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा और ये रहा आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐसे ऐसे मिक्स हो गया। तो यानी कि आप क्या कहोगे मैम, ये है हमारा सॉल्यूशन एंड लेट अस से कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB है, TB नॉट नहीं है, TB है, तो आप इसको क्या कहोगे, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, अब आपको यहां पर मैम को क्या बताना है, देखो मैंने पहले ही बोला था अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, अब आप लोग ही मुझे सारी चीजें बताओगे। ठीक है, अब देखो कैसे बताओगे। अब मैंने आपको ये चीज तो आपको समझ आ गई थी मैम, हमें एक चीज तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि इसका जो वेपर प्रेशर जब P0 होता था और इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PS होता था, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर T टेम्परेचर की बात की है तो मैम जो P0 था वो PS से ज्यादा था, है ना। हाँ, ऑल्सो बेटा क्या आपको वोलेटिलिटी वाली बात याद है, वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो एक तो है आपके पास में प्योर सॉल्वेंट, एक तो है आपके पास में प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है और इसके अंदर आपने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है ना, ये था। अब अगर मैम कोई भी T टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, अब मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था ये भी मैम आपको बता चुकी थी कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर अंदर का वेपर प्रेशर जो होता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जब अंदर का प्रेशर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको एक चीज पता है मैम कि ये वाला और ये वाले में से इसका वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इमेजिन करना कि आपने दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, आपको मैं ये बोल रही हूं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब आप इन दोनों को हीट करना शुरू करोगे, जब आप इन दोनों को हीट करना शुरू करोगे ना बेटा तो क्या होगा मैम, धीरे धीरे इनके वेपर्स बनेंगे और धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा। मान लो आपने
कितना, लेट अस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया। तो अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट किया तो आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस पॉइंट पे आपका यहां का वेपर प्रेशर जो है अंदर का लेट अस से 0.7 एटमॉस्फेयर हुआ है, और यहां पे जो आपका प्रेशर है लेट अस से 0.2 एटमॉस्फेयर हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ये तो हम समझ के आए हैं। एंड मैम आपने बोल दिया कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका ज्यादा होगा, तो इसका 0.7 है और इसका 0.2 हुआ होगा, ठीक है, कम होगा इससे। चलो यहां तक क्लियर है। अब आपने क्या किया, आपने और टेम्परेचर को बढ़ाया, एंड इमेजिन करो कि मान लो अब आपने बढ़ाकर टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अभी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ेगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर धीरे बढ़ेगा। तो अब मैं कहती हूं कि मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा और ये लेट अस से 0.5 एटमॉस्फेयर हुआ। तो यानी कि मैम ये आपका अंदर का प्रेशर, यहां का प्रेशर जो है वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया, है ना। यानी कि ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है मैम, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो आप क्या कह सकते हो, कभी भी अगर आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करोगे, कह रही हूं, जब आप उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे तो बेटा पहले जो आपका ज्यादा वोलेटाइल होगा उस सॉल्यूशन का, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के साथ जल्दी इक्वल होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि अब ये मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गए तब ये 1 एटमॉस्फेयर हुआ, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, सॉल्यूशन का। जिसका कम वेपर प्रेशर होता है, जो कम वोलेटाइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मैम इस चीज से हमें याद आ गया कि जो वोलेटिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इतना आपको अगर क्लियर है बेटा तो इसी चीज को हम यहां यूज करने वाले हैं। मुझे पता है दैट वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है देन दी सॉल्यूशन, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है देन दी सॉल्यूशन। तो मैम बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, we know that volatility is inversely proportional to the boiling point, है ना। तो यानी कि मैम यहां से हम कह सकते हैं that अगर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है तो पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी एक्सटर्नल के इक्वल होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन द सॉल्यूशन, हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो बेटा जो टीबी होगा, टीबी नॉट होगा, वो कम होगा देन टीबी। इस रिलेशन को यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट था, फिर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी आ गया, और हमें पता है दैट टीबी जो है वो टीबी नॉट से ज्यादा है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और इसीलिए बेटा डेल्टा टीबी जो होगा उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैम डेल्टा टीबी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैम अगर हम डेल्टा टीबी की बात करें तो बड़ा कौन है, बाद वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है, यानी कि जो डेल्टा टीबी होगा दैट विल बी इक्वल टू, जो बड़ा है वो पहले आएगा माइनस टीबी नॉट। समझ आ रहा है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो मैम जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इस तरीके से होगा कि डेल्टा टीबी जो होगा वो टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, जो बाद वाला आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगेन मैं ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन लगा रही हूं ताकि मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकूं, आप इसको नोट कर सकूं, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया, क्यों एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो हमें समझ आ गया, सिर्फ आपको वेपर प्रेशर से उसे रिलेट करना था। अब जो नेक्स्ट चीज होती है वो ये है बेटा, अगेन अब सोचो
अब सोचो, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करोगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करोगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्यूशन के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के साथ इक्वल होने में। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। यानी कि मैम यहां पे हम कह सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, राइट? यस। तो बेटा अब आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, विच इज हम कह सकते हैं दैट जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ पे मोलैलिटी क्यों यूज किया, आपने यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरह मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं यूज किया? तो बेटा जब कैलकुलेशंस होती हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था सारी ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, चाहे मोलैलिटी हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो, सभी में मोल्स कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वही वो हमें बता रहा है, अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप मोल फ्रैक्शन को यूज कर रहे थे, और यहां पर जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस की तो उनको मोलैलिटी का एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट लगा, इसलिए उन्होंने मोलैलिटी का एक्सप्रेशन यूज किया। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना समझ लेना कि यहाँ पे आपको मोलैलिटी का एक्सप्रेशन यूज करना है बस। एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है, आपको बस इतना समझना है। ठीक है, तो मैम जो लोअरिंग ऑफ वेपर मैम जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलैलिटी। ठीक है, अब हमें पता है दैट मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस, है ना? यस। तो बेटा जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो आपके पास में एक एक्सप्रेशन, एक कांस्टेंट आता है जिसको आप के बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि मैम ये एक्सप्रेशन होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है केबी से लेके, यानी कि केबी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई केबी होता क्या है। बेटा केबी जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और केबी जो होता है उसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यस मैम। तो हमें इतना समझ आ गया। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैम पूछना चाहेंगी, जो आप मुझे खुद बताएंगे अभी, वो है कि भाई केबी की यूनिट क्या होगी, केबी की यूनिट क्या होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से लिख सकते हो दैट जो केबी होता है इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अलग अलग सॉल्वेंट्स की केबी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब मेरे को बताओ कि यूनिट ऑफ केबी क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद निकालो कि केबी की यूनिट क्या होगी। आप खुद बता सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में ले रहे हैं, ठीक है, तो आप केबी की क्या यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसी फॉर्मूला से केबी की यूनिट फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी अपॉन एम, यानी कि केबी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा टीबी की बात करोगे तो अब हम यूनिट्स लिख रहे हैं, बेटा। तो डेल्टा टीबी क्या है मैम? चेंज इन टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर किस में यूज कर रहे हो आप? केल्विन में। मैम ने आपको बता दिया कि अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो तो यानी कि मैम इसकी यूनिट जो होगी वो केल्विन होगी, जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। हाँ, और बेटा नीचे क्या है आपका? मोलैलिटी है। और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मैम मोल पर केजी, मोल पर केजी, राइट। तो आपके केबी की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ केबी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू केल्विन। केजी नीचे है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केल्विन
kg मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये जो होती है वो आपकी यूनिट होती है किसकी? दिस इज योर यूनिट फॉर केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, बस आपको इसको यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज डेल्टा टीबी क्या होगा? डेल्टा टीबी मैम आपको बता चुके हैं क्या होगा। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, टीबी एलिवेशन हो रहा है तो बाद में टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब इसका बेटा एक और फॉर्मूला जो जनरली आपको आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, जो मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चा पार्टी याद करे, वो क्या है? वो ये है मैम कि डेल्टा टीबी जो होता है वो केबी इंटू एम मोलालिटी के इक्वल होता है। तो डेल्टा टीबी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में, और जनरली आपको मास ग्राम्स में दिया होता है। तो डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला आपको बुक्स में मिलेगा, केबी इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड, यहां पे आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका ग्राम्स में होगा, ये भी आपका ग्राम्स में होगा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा, जहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट दैट WS जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, MM ऑफ S क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और W ऑफ सॉल्वेंट है तो इसका मतलब है मैम दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ग्राम्स में और ये भी ग्राम्स में। ओके बच्चा, यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिलता है, अगर आपको ये याद करना है आप याद कर सकते हो, बट अगर आपको याद नहीं करना तो आप बिना याद के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्यूशंस के चैप्टर में आपको एक और चीज नोट बना के लिखनी है, वो नोट बना के इधर लिखो। वो नोट क्या है? दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जब आपके पास में बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तो उन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? यू कैन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस यू कैन से दैट जो मोलालिटी होती है वो आपकी नियरली इक्वल हो जाती है मोलारिटी के। तो अब कई बार क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है तो आपको कई बार खुद से ये जज करना पड़ेगा कि हम मोलारिटी को मोलालिटी की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये यूज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अभी तक हमने मोलालिटी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा कि एलिवेशन कैसे आता है वो हमें क्लियर हो गया, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में हमने केबी के बारे में समझा, केबी क्या होता है, केबी किस किस पे डिपेंड करता है। एंड बच्चे उसके बाद में हमने ये देखा कि जो केबी है उसका वो नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर केबी की अलग अलग वैल्यूज जो होती हैं वो मिलती हैं। ठीक है, यस। वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है, अगेन एक और नोट बना के आप लिख सकते हो, फॉर वाटर केबी इज इक्वल टू 0.52 kg केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाय चांस अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो ये वैल्यू आपको वाटर की याद होनी चाहिए, उसके अलावा सभी सॉल्वेंट्स की मिलती है, इनफैक्ट वाटर की भी मिलती है। ठीक है, ये तो मैंने बस आपको याद दिला दी क्योंकि ये बहुत कॉमन आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैम साइड हो जाएंगी, अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, फिर वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, एंड अगेन वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको ग्राफ्स कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ है भाई? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, फिर हम एक ग्राफ करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, तो आई नो आप खुद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। आपको ग्राम्स के अंदर मास कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ मोलर मास 100 ग्राम्स पर मोल। अब जो ये इम्प्योरिटी है ना, समझ लो कि ये जो इम्प्योरिटी है यही आपका नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, ठीक है। तो मैम ठीक है, मुझे मास ऑफ सल्यूट जो है वो कितना गिवन है, नहीं गिवन। मोलर मास ऑफ सल्यूट मुझे गिवन है कितना, 100 ग्राम्स पर मोल। उसके बाद में मुझे बोला गया है विच वुड बी रिक्वायर्ड टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप मुझे कहोगे कि मैम कैसे पता चलता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करना है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि आपने कोई इंप्योरिटी डाली और क्या हुआ, रेज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया, तो यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली बात हो रही है, तो वो वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है मैम। तो यहां पर आ गया रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा आपको यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना गिवन है, 50 ग्राम्स गिवन है, ठीक है, ओके 50 ग्राम्स। और बेटा आपको ये भी बोला गया है कि जो रेज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में वो कितना हुआ है, 0.3 केल्विन। तो आपको यहां पर रेज इन बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है यही बताया है, ना तो पहला बताया ना ही लास्ट बताया, ये बोला कितना रेज हुआ है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां पे जो लाइन यूज की गई है दैट इज रेज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज आया है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको डेल्टा टी भी दिया हुआ है 0.3, ठीक है। तो इसको देख के मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि मेरे को फॉर्मूला यूज करना है दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, केबी इंटू मोलालिटी, ठीक है। अब मेरे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है, मेरे पास केबी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.52, ठीक है। और मेरे से पूछा गया है दैट यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द इम्प्योरिटी, यानी कि आपको जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मास फाइंड आउट करना है। मुझे पता है दैट मोलालिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मुझे नहीं पता तो मैम लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है मेरे पास, 100 ग्राम्स पर मोल दिया हुआ है, तो इसको मैं 100 लिख दूंगी, डिवाइड कर दूंगी मास ऑफ सॉल्वेंट से जो केजी के अंदर होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे ग्राम्स में तो दिया हुआ है 50 ग्राम्स, उसको मुझे 1000 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि मुझे मास केजी में चाहिए, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा टीबी है 0.3, केबी है 0.52 इंटू मोलालिटी है WS अपॉन 100, यहां आ जाएगा 1000 और यहां आ जाएगा 50, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस लिमिट तक मैम सॉल्व कर पाएंगी वहां तक हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप खुद सॉल्व कर लेना। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे दैट यू हैव WS इज इक्वल टू 0.3 इंटू 5, ठीक है, 0.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.52, ठीक है, यस ओके परफेक्ट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। बस अब तो आपको मास फाइंड आउट करना है, 0.3 इंटू 5 इज 1.5 अपॉन 0.52। बेटा बस इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर लेना और आंसर निकाल लेना, ठीक है, यस। तो ये आप इस तरीके से मास निकाल सकते हैं और ये मास जो है वो ग्राम्स में आएगा, ठीक है, यस। तो कितना आसान था ना, अगर फॉर्मूला पता है, अगर चीजें क्या क्या गिवन है ये फाइंड आउट करना आता है तो कहाँ मुश्किल है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना, यस। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैम जो आपको समझाने वाली है उसको नीचे कर लेती हूं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्राफ्स। तो जो चीज अभी तक आपको थियोरेटिकली समझ आई है, अब वो आप ग्राफिकली भी समझेंगे कि कैसे एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं एक ग्राफ बनाने वाली हूं एंड अपनी नजरें और अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना, क्योंकि आपको फिर से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मैंने आपको यहां पर एक प्लॉट दिया, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या बोलती हूं, क्या सीधी लाइन नहीं है क्या ये, क्या मैम आपसे सीधी लाइन भी नहीं लगती है, अब तो सीधी है यार, ठीक है, यस। तो अब मैम क्या बोल रही हैं दैट आपको इस प्लॉट के अंदर मैं यहां पर वेपर प्रेशर दूंगी, ठीक है, इस y एक्सिस पे वेपर प्रेशर्स होंगे और यहां पे आपके टेम्परेचर्स होंगे, ठीक है।
इस एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर मिलेगा। अब मैं आपको दो प्लॉट्स दे रही हूं, एक पिंक कलर से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऐसा बना लेती हूँ, ये पिंक कलर है, और ऐसा ही एक प्लॉट मैं कौन से कलर से बनाऊं, रेड कलर से अलग अलग दिखेगा, बिल्कुल दूर दूर दिखेगा, नहीं रेड और पिंक तो बहुत सेम सा हो गया, येलो कलर से बना देते हैं, लो ठीक है। आई होप आपको ये दोनों कलर्स अलग अलग से दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, ये है कि बेटा मैंने ना प्लॉट बना दिया, मैंने बस प्लॉट बना दिया, अब आपको मुझे सोच के बताना है कि इन दोनों में से एक है आपका सोल्यूशन के लिए और एक है आपका सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। एक है आपके पास में पी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, टीबी नॉट है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास में पीएस है जो आपका प्योर सोल्यूशन है, ठीक है, और इसी सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टीबी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कर्व सोल्यूशन के लिए है और कौन सा कर्व सॉल्वेंट के लिए है। वीडियो को पॉज करो प्लीज प्लीज प्लीज, आपको आता है, बस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए खुद सोच के देखो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैम तो है ही आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बार मैम के कहने पे वीडियो जरूर पॉज करना। चलो अब मैं आप लोगों पे पूरा विश्वास कर रही हूं एंड आई एम थिंकिंग कि आपने वीडियो पॉज करके खुद ट्राई किया होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो मैम अगर हमें इसमें से ये देखना है कि प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूशन कौन सा है, तो बेटा आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके क्या हैं, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, आपको पता है कि एक टेम्परेचर के ऊपर अगर आप वेपर प्रेशर्स मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमेशा पी नॉट जो होता है वो पीएस से ज्यादा आता है, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर पक्का सॉल्यूशन से ज्यादा आएगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो लेट अस कंसिडर कि ये जो टेम्परेचर है ये T है और मैंने इसको कांस्टेंट समझ लिया। अब अगर ये कांस्टेंट है तो मैं यहां से यहां पर एक सीधी लाइन लगा सकती हूं, ऐसी एक सीधी लाइन लग सकती है ना, बिल्कुल। अब बेटा ये पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, और आपको पता है कि यहां पर आपको वेपर प्रेशर्स मिलते हैं, तो क्या करो, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर्स देख लो। जो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा वो वाला कर्व जो होगा वो किसका होगा, आपका सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर मैं यहां पर इसको डिनोट करूं तो ये मैम मेरा P1 आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं इसको आगे आगे लेके जाऊं तो मैम ये जो है वो मेरा P2 आ रहा है। एंड आई नो दैट यहां पर देखिए मैं कह सकती हूं P2 जो है वो P1 से ज्यादा है। अगर P2 P1 से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मैं एक बार इसको ना डुप्लीकेट कर लेती हूं, हाँ अब ठीक है। अगर P2 P1 से ज्यादा है तो पक्का ये P2 जो होगा ये P नॉट होना चाहिए, अरे तो मैम पक्का ये P नॉट होना चाहिए और ये PS होना चाहिए, क्योंकि हमें ये वाली चीज तो पता ही है। अगर ऐसा है तो आप क्या कह सकते हो, जो P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या है, आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो मैम ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है और ये मेरा प्योर और ये मेरा सोल्यूशन है ना। समझ आई बात। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोरेस्पॉन्ड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैम आप इस P2 को लिख सकते हो, इस P2 को और P1 को हटा दो और आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हो P नॉट और इसको लिख सकते हो PS। आपको पता है दैट जहां पर P नॉट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपने निकाल लिया, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था, अब मैं आपको दूसरा तरीका निकालना सिखा रही हूं, ठीक है। तो दूसरा तरीका निकालने के लिए मैंने इसी को कॉपी कर लिया था। अब जो चीजें मुझे नहीं चाहिए, अच्छा मैं इसको इरेज नहीं कर सकती क्या, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम P नॉट बना देते हैं और ये हमारा PS हो जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। तो जो चीजें मैंने वहां लिखी थी सारी लिख दी,
ये आपका प्योर सॉल्वेंट था और ये आपका प्योर, और ये आपका सोल्यूशन था, है ना। यही चीजें लिखी थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा था। नहीं, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बेटा, ये वाले को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाले को हम इरेज कर सकते हैं, तो मैम इसको इरेज कर रही हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। ठीक है, अच्छा ये लाइन तो इरेज नहीं होगी, ये लाइन को कैसे इरेज करूं, रुको बस एक सेकंड रुक जाओ, मैम को थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा, समझ रही हैं मैम। ठीक है, ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, जुगाड़ जुगाड़ कर रही है मैम ताकि आपको समझ आ जाए सारी चीजें। ओके ओके ठीक है, ओके। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को चीजें समझाने के लिए। पिंक, ओके ठीक है। अब आपको क्या इमेजिन करना है, ओ ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से। हाँ ओके, बट ब्लैक से ही कर देते हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, इसको पिंक से करो और ये लाइन ऐसे थी। ठीक है, अब आपको मैम क्या बोल रही है, नाउ यू हैव टू इमेजिन, नाउ यू, अब समझ लो कि आपको अभी भी नहीं पता, आपको अभी भी नहीं पता कि इसमें से कौन सा आपका प्योर सॉल्वेंट है, कौन सा आपका सोल्यूशन है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, दूसरा तरीका, वो आपका मेथड 1 था, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिख दो मेथड 1। ठीक है, तो मेथड 1 में हमने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था। अब जो मेथड 2 है वो कौन सा है, मेथड 2 में आप क्या करोगे, मेथड 2 में बेटा आप किसको, प्रेशर को कांस्टेंट करोगे। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको पता है मैम, अगर एक्सटर्नल प्रेशर है और हमें उसके पॉइंट तक जाना है तो हमें पता है दैट जो जितना वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है, राइट। यस, तो मैम इतना मुझे क्लियर है कि अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया तो जो टीबी होगा वो ज्यादा होगा देन टीबी नॉट। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है आपको कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे, मान लो आपने एक प्रेशर अज्यूम कर लिया कि भाई इस प्रेशर पे मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो कम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके जो कम वोलेटाइल होगा वो लेट आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है दैट टीबी विल बी मोर देन टीबी नॉट। तो अब इसी चीज को यूज करते हैं, अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। इस बार जो आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे वो आप प्रेशर की तरफ से लगाओगे, यानी कि वेपर प्रेशर की तरफ से लगाओगे। तो लो, मान लो मैंने यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स देखूंगी। तो अगर मैं यहां से नीचे आती हूं तो ये मेरा मान लो एक टेम्परेचर है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मान लो मेरा दूसरा टेम्परेचर है। अब आपको पता है दैट जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है ना। सॉरी, ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो आपका सोल्यूशन का होता है। तो मैम ये टीबी होगा और ये टीबी नॉट होगा। अब अगर ये टीबी है और ये टीबी नॉट है, यानी कि मैम ये मेरा सोल्यूशन है और ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। देख रहे हो, दो अलग अलग तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हो एक ही ग्राफ में कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्वेंट। और पता है क्या, आपके सीयूईटी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियरेंस होना बहुत जरूरी था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इनफैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया क्योंकि सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ। अब आप यहां पर बहुत अच्छे से ये भी देख सकते हो कि मैम टीबी माइनस टीबी नॉट जो है वो आपका एक्चुअली डेल्टा टीबी के ही बराबर है। तो बेटा ये जो बीच में डिफरेंस है ना, ये आपका डेल्टा टीबी के बराबर है। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आप ग्राफ को पढ़ सकते हैं
इन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सारी चीजें अब डिस्कस कर ली हैं। अब आपको इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको आपकी एनसीईआरटी में या आपकी बुक्स में, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आपको ये ग्राफ भी मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, अमेजिंग। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो वेरी गुड। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगेन वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है दैट द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन किसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यूज करके। इसके लिए आप क्या कहोगे, दैट हमें पता है दैट डेल्टा टीबी जो होता है वो Kb इंटू मोलालिटी होता है ना। हाँ, एंड वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, है ना। हाँ, ये भी आपको पता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये ग्राम्स में होगा। तो बेटा आप मोलर मास सिर्फ एक ही का निकाल सकते हो, और वो क्या है आपका सल्यूट, है ना। क्योंकि सॉल्वेंट का जो मास होता है उसको बस ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, उसका मोलर मास नहीं निकालना होता, है ना। तो हम मोलर मास सिर्फ और सिर्फ सल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट। तो मैम एक चीज तो समझ आ गई कि हम इसको यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। दूसरा बेटा, जो आपका सल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट होना चाहिए, तभी आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यूज कर सकते हो। अगर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है यू नीड अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब बेटा ये जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है ये आपका सल्यूशन बनाना चाहिए, और सल्यूशन कब बनता है, जब सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो। वो नॉन वोलेटाइल है लेकिन मिक्स तो पूरा अच्छे से हो रहा है ना, तभी तो सल्यूशन बन रहा है। यानी कि आपका सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो, और वो सल्यूट जो होता है वो सल्यूशन के अंदर मिक्स होता है, यानी कि वो सॉल्युबल होता है और वो खुद नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको समझ आई। तो अब ऑप्शंस पढ़ लो। पहला कहता नॉन वोलेटाइल, यस बिल्कुल सही है, नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्युबल सल्यूट, एंड सॉल्युबल सल्यूट, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस भी समझो। नॉन वोलेटाइल पहला पार्ट इसका सही था, लेकिन दूसरे पार्ट में कहता इनसॉल्युबल सल्यूट। अरे भाई अगर इनवोलेटाइल सल्यूट होगा तो वो सल्यूशन बनाएगा ही कैसे, जब नहीं बनाएगा तो फिर नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे तो वोलेटाइल ही लिख दिया, हमें चाहिए नॉन वोलेटाइल सल्यूट, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है, विच इज योर ऑप्शन 1। देख रहे हो बहुत ही आसान लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन हर एक ऑप्शन में बस एक छोटा सा माइनर चेंज था। और अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे कंसेप्चुअल दिमाग वाले, है ना। लगा लोगे दिमाग, अरे लगा लेंगे, अनुष्का मैम के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैसे, है ना। गुड, वेरी गुड। चलो अगर लगा लोगे तो अगला सवाल कर लो यार, ये सवाल करो, क्वेश्चन करो। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, वीडियो को पॉज करना है और खुद इस सवाल का जवाब देना है। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम kg ऑफ वाटर। अब मेरे को यहाँ पे बहुत साफ साफ समझ आ रहा है कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, और उसका मास मुझे 1 kg गिवन है, ठीक है। तो और 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि मेरा सल्यूट जो है उसका मास भी मुझे 18 ग्राम्स दिया हुआ है, और ग्लूकोज मेरा सल्यूट है। इन अ सॉस पैन एट व्हाट टेम्परेचर, आपसे पूछा है कि क्या टेम्परेचर पे वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार, ठीक है। आपसे टेम्परेचर पे पूछा है कि किस टेम्परेचर पे TB वाटर का, आपसे पूछा है कि किस टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल होगा। आपको KB फॉर वाटर जो है वो गिवन है कितना, 0.52। अब इतना क्लियर है, यहीं तक चीजें समझ आई हैं। अब मैम एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि ये सब देखे अगर वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो मैम पक्का वो मेरे से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो मैं एक बहुत साफ साफ चीज बोल सकती हूँ कि जो डेल्टा TB होगा वो KB इंटू
मोलालिटी के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैम मैं ध्यान से देखूं तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए और मुझे मास चाहिए मेरे सॉल्वेंट का, जो मेरा वाटर है, तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए हैं, कैसे, गिवन मास दिया हुआ है 18 ग्राम, और बेटा ग्लूकोज का मोलर मास आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार यूज होगा, 180 ग्राम्स पर मोल। तो लिखना चाहते हो लिख लो, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो होता है दैट इज 180 ग्राम्स पर 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में चाहिए, सॉल्वेंट का मास केजी में दिया हुआ है 1 केजी, तो डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 0.1। मोलालिटी आपने निकाल ली 0.1, केबी की भी वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो मैम डेल्टा टीबी जो है वो आ गया, केबी इज इक्वल टू 0.52 गिवन है, मोलालिटी 0.1 गिवन है। तो मैम निकालना क्या है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक और चीज भी दी हुई है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर एट विच वाटर विल बॉयल। ये कैसे निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये पता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये कहता कि वाटर था आपके पास में प्योर सॉल्वेंट, फिर आपने उसके अंदर ग्लूकोज को ऐड कर दिया जो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जब आपने उसको ऐड कर दिया तो फिर बताओ कि वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, यानी कि आपको टीबी माइनस टीबी नॉट में से इस टीबी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि भैया वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा ना वो किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, ठीक है। तो यानी कि अभी हमें इतनी बात पता है। अब मैम आपने ये चीज तो बता दी, पर टीबी नॉट कहां से आएगा? टीबी नॉट तो हमें नहीं पता। बेटा टीबी नॉट है क्या? आपका प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे है क्या? पानी है ना, वाटर, हाँ। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भाई किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? सेकंड क्लास के बच्चे से भी अगर हम पूछेंगे तो वो हमें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता देगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बेटा अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या आप यहां से लिख सकते हो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी केबी की वैल्यू आपको केल्विन में दी हुई है, तो आपको टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है। तो यानी कि मैम 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन जो है वो आपका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि दिस विल बी टीबी माइनस 373 इज इक्वल टू 0.052। तो बेटा यहां से आपके टीबी की वैल्यू आएगी एंड टीबी विल बी इक्वल टू 0.052 प्लस 373 विच इज इक्वल टू 373.052 केल्विन। तो ये टेम्परेचर पर आपका वाटर जो है वो बॉयल होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखकर ध्यान से समझना है। अब आपको यहाँ पे टीबी नॉट दिया नहीं हुआ था लेकिन आपको पता होना चाहिए था, एग्जामिनर ने सोचा कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज को, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्या इंफॉर्मेशन दी है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता है। आई होप आपको ये समझ आया कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, होमवर्क दे दूं क्या ये क्वेश्चन? होमवर्क दे दूं क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ लो, होमवर्क दे देते हैं मैम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, अब आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है। अगर आप खुद करना चाहते हो तो अभी से ही वीडियो को पॉज करके खुद कर लो, पर जिनसे नहीं हो रहा उनको मैं स्टेप्स बता देती हूँ। कहता द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, ठीक है। व्हेन 1.8 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो आपको प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि मैम टीबी नॉट मुझे दिया हुआ है कितना, 353.23 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद में बोला दैट 1.8 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब आपको नहीं पता आपका सोल्यूट क्या है पर आपको उसका मास पता है जो 1.8 ग्राम्स है, was dissolved in 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपको कितना गिवन है, 90 ग्राम्स, ठीक है।
ओके अब देखो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन, यानी कि वो बढ़ा और बढ़ के टीबी की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी कितनी 354.11 केल्विन। ठीक है हाँ अब क्या बोलता है कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ सल्यूट। आपको इस सल्यूट का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। केबी बेंजीन का आपको दिया हुआ है, केबी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2.53। तो क्या करना है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। ठीक है मोलालिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी मोल्स ऑफ सल्यूट 1.8 अपॉन मोलर मास हमें नहीं पता डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। सॉल्वेंट बेंजीन है जिसका 90 ग्राम्स गिवन है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है यस अब यहां पर देखो डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, हमें दिया हुआ है सारी चीजें, तो यानी कि 354.11 माइनस 353.23 इज इक्वल टू केबी, केबी दिया हुआ है 252.53 इंटू मोलालिटी आप निकाल रहे हो ये रही 1.8 अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन 90। तो अब बस क्या करना है इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लोगे तो मोलर मास आ जाएगा। यस अब बेटा इसके आगे तो मैम कैलकुलेशंस ही है, बस आप कर लोगे ये और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दोगे। आई होप आप लोग बता दोगे, पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पे। ठीक है यस तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना था और इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है यस चलो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर और ये क्वेश्चन हमें फिर से करना है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और फिर आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन कहता है दैट द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। आपसे पूछा है कि आपको राइज बताना है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है सॉल्यूशन के। ठीक है कंटेनिंग 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बता दिया बेटा, तो यानी कि गिवन मास सल्यूट का 1.8 ग्राम्स है और आपको मोलर मास सल्यूट का भी पता है 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आपको आपके सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है कितना 100 ग्राम्स। ठीक है ठीक है तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ना राइज बता दिया यानी कि आपको डेल्टा टीबी बता दिया है 0.1। अब आप कहोगे कि मैम ये तो डिग्री सेल्सियस में बताया है, ये तो डिग्री सेल्सियस में बताया है, केल्विन में थोड़ी बताया है। केल्विन में तो ज्यादा आएगा, केल्विन में ज्यादा कैसे आएगा? आप कहोगे मैम 0.1 में 273 ऐड कर दो। क्यों क्यों बेटा? कभी भी चाहे आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो चाहे आपका टेम्परेचर केल्विन में हो, दोनों का डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, दोनों का डिफरेंस सेम आता है। ठीक है यानी कि डेल्टा टीबी चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.1 है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में है तो इसमें आप 273 ऐड करोगे, अगर ये भी डिग्री सेल्सियस में है तो इसमें भी 273 ऐड करोगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 273 से 273 कट तो जाएगा, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो ये वैल्यू 0.1 ही आएगी। ठीक है आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि आपको केबी फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है मैम। डेल्टा टीबी जो होता है वो केबी इंटू मोलालिटी होता है और डेल्टा टीबी आपका 0.1 आ रहा है। हाँ 0.1 आ रहा है इज इक्वल टू केबी हमें फाइंड आउट करना है और मोलालिटी हम अभी फाइंड आउट कर लेंगे। चलो मोलालिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सल्यूट 1.8 अपॉन 80 180 1.8 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 100 है, ग्राम्स में है, केजी में कन्वर्ट कर लो अपॉन 1000 कर लो। ठीक है तो इसको लिखेंगे तो 1.8 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो से ये जाएगा, तो आपके पास में आ गया 1.8 अपॉन 18 यानी कि 0.1 यानी कि 0.1। ठीक है तो आपकी जो मोलालिटी है वो 0.1 आ गई, तो यहाँ पे 0.1 लिख लो। तो केबी जो होगा वो हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू 1 केल्विन केजी
केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम 1 है आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि मैम ये यूनिट सही नहीं है। ये यूनिट बिल्कुल सही है। कैसे? मैम आपने तो केजी केल्विन पर मोल लिखा है। बेटा यहां पर जो स्मॉल एम है ना, एक्चुअली ये एम जो है वो आपको डिनोट कर रहा है मोल पर केजी। तो अगर इस केजी को उधर मल्टीप्लाई करके लेके जाओगे तो यही वाली यूनिट आ जाएगी, है ना? यस, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की। आपको प्रैक्टिस शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड साथ साथ में आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना एनसीईआरटी के वो नहीं डिस्कस करवा सकती, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, उसके बाद में मुझे आगे टॉपिक भी कवर करना है। आपको भी पता है कि कितना टाइम है हमारे पास। सो ट्राई टू सॉल्व। यस, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस लाऊंगी, बट मैं सारे के सारे एक साथ नहीं करवा पाऊंगी। एट द एंड जब हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के बीच में टाइम बचेगा, उस टाइम पे आई अश्योर यू, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके साथ में पूरा का पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है। मैं वही तो कह रही हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, उनको टिक करोगे, वो नहीं होंगे, फिर जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या मिस्टेक हो रही थी, कैसे करना था। इसीलिए पहले खुद ट्राई करना जरूरी होता है। ठीक है, यस। तो बेटा इसके साथ हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाए होंगे। मेरा मेन एम वही है, कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज all about practice. It is not about रट्टाफिकेशन. It is not about कि फॉर्मूला रट लो और सीधा वहां पर जब पेपर देने जाएंगे एग्जाम हॉल में सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरे को हर दिन मोटिवेट करने के लिए, और मैं भी आपको मोटिवेट करते रहूंगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, और मैम आपके पास में फिर से आ जाएंगी अगला टॉपिक लेकर। ठीक है, यस, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।